नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के एमपीपीएससी प्री 2020 नवीन सिलेबस के अकॉर्डिंग यह हमारी डेली बेसिस पर कक्षाएं चल रही हैं और यह हमारा लेक्चर है 29 नंबर। इसके पहले 28 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और चंदेल वंश को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और यह चंदेल वंश का भाग 4 और अंतिम लेक्चर होगा दोस्तों। और इसके साथ ही हमारा चंदेल वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा परमार वंश, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ हम लोग प्राचीन जो मध्य प्रदेश का इतिहास और लगभग हम उसे खत्म कर जाएंगे। और इसके साथ हम एंटर करेंगे इसके बाद में मध्यकालीन इतिहास में मध्य प्रदेश के, और उसके बाद हम आधुनिक इतिहास में जाएंगे। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान था उसके 2-3 वीडियो तो मेरी आ चुकी हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एमपीपीएससी न्यू सिलेबस 2020। और जो आगे का और कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड रियासत, बघेलखंड, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत, आधुनिक मध्य प्रदेश के इतिहास में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा 29वां लेक्चर है। इसके पहले 28 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और चंदेल वंश की यह 4th वीडियो और लास्ट वीडियो दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे भी प्राप्त कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा यह लेक्चर। तो हम लोगों ने कीर्तिवर्मन तक डिस्कस कर लिया था दोस्तों। लास्ट वीडियो में जो 3rd पार्ट था उसमें हम कीर्तिवर्मन तक आ चुके थे और हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि इसके द्वारा कौन सा टेंपल बनाया गया, कब कब यह टेंपल बनाए गए। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कीर्तिवर्मन के बाद के शासक और सीधा जाके हम अंतिम शासक तक चले जाएंगे, किस तरीके से इस वंश का अंत होता है वह सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है कीर्तिवर्मन के बाद सुलक्षण वर्मन शासक बनता है। तो दोस्तों कीर्तिवर्मन के बाद इसका पुत्र, जिसका नाम क्या है, सुलक्षण वर्मन। पूरे हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं दोस्तों। और पूरी जो लिस्ट थी, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको केवल लिस्ट प्रोवाइड की थी, वह लिस्ट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है। अगर वह टफ करेंगे तो वो आपको एक राजा का नाम दे देंगे, अननोन टाइप के राजा का नाम दे देंगे, जिसको आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और वह पूछेंगे इनमें से कौन चंदेल वंश का राजा है या नहीं। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है चंदेल वंश के राजाओं की, प्रथम लेक्चर में ही दे दी है। उसकी पीडीएफ भी अगर आप देख लेंगे टेलीग्राम चैनल पर है, उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो देखते हैं, कीर्तिवर्मन के बाद आता है सुलक्षण वर्मन शासक बनता है। और इसके बाद शासक कौन बनता है दोस्तों? जयवर्मन। और जयवर्मन के बाद शासक कौन बनता है दोस्तों? पृथ्वीवर्मन सिंहासन पर बैठता है। तो हमने देखा कीर्तिवर्मन के बाद सुलक्षण वर्मन, सुलक्षण वर्मन के बाद जयवर्मन, और जयवर्मन के बाद आता है पृथ्वीवर्मन सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वीवर्मन के बाद कौन आता है दोस्तों? इसका पुत्र मदन वर्मन। और मदन वर्मन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस वंश का। क्यों? तो देखते हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं। यहां पर आप देखिए, मदन वर्मन गद्दी पर बैठता है और इसी के साथ चंदेल शक्ति पुनः शक्ति के रूप में उभरती है। दोस्तों आपको याद रखना है, काफी लंबे समय के बाद यहां आप देखेंगे दोबारा से चंदेल जो वंश है वह एक शक्ति के रूप में उभरता है। किसके साथ? मदन वर्मन के साथ। अब मदन वर्मन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और इसके परीक्षा में पूछे जाने के काफी अधिक चांसेस भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसकी पुष्टि कौन करता है। किसकी पुष्टि कौन करता है दोस्तों? कि मदन वर्मन के शासन काल में अपना जो चंदेल वंश था वह अपने चरम पर था, अर्थात अपने दोबारा से पीक पर उसने प्राप्त किया था। तो इसकी पुष्टि कौन करता है दोस्तों? विदिशा से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। अब देखते हैं हम विदिशा से प्राप्त अभिलेख में क्या दिया गया है। इसमें उल्लेखित है कि मदन वर्मा ने राहुल नामक एक ब्राह्मण को, तो आपको याद रखना है किस नाम का एक ब्राह्मण था? राहुल नाम का एक ब्राह्मण था, इसे 10 हल भूमि दान की थी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस चंदेल वंश के शासक ने, जिसका अभिलेख विदिशा से प्राप्त हुआ है, राहुल नामक एक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान की थी दोस्तों? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मदन वर्मा। या वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है किस चंदेल वंश के शासक की जानकारी या अभिलेख कहां से प्राप्त होता है, तो आपका उसका आंसर होगा विदिशा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना, और मैं आपको बता भी देता हूं कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। अब देखते हैं 5th पॉइंट, रीवा जिले के त्योंथर तहसील से मदन वर्मा द्वारा जारी 48 चांदी के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। तो हमने 2 चीजें देखी मदन वर्मा से संबंधित, कि इसके काल में दोबारा से चंदेल वंश पीक पॉइंट पर आता है, और इसी के शासन काल में हमने देखा कि इसका एक अभिलेख कहां से मिलता है? विदिशा से, और इसके सिक्के कहां से मिलते हैं? रीवा जिले की त्योंतर तहसील से मदन वर्मा द्वारा जारी 48 चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। और सिक्के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सबसे अधिक परेशान भी यही करेंगे आपको परीक्षा में। यकीन मानिए, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री से, तो इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित होंगे, विभिन्न वंशों से संबंधित होंगे, तो इनको आपको याद करना ही होगा। अब देखते हैं मदन वर्मा के बाद इसका पुत्र कौन आता है दोस्तों? परमादिदेव। तो याद रखना है, परमादिदेव काफी फेमस था। परमादिदेव दोस्तों, इसमें परम आदिदेव लिखा हुआ है, यह टाइपिंग एरर है, आपको इसको समझना है। परमादिदेव, इसका यह होगा सही प्रोनाउंस, तो इसको आप याद रख लीजिए, परमादिदेव। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। तो इसका नाम क्या है? परमादिदेव। मैं दोबारा से आपको बोल देता हूं, परमादिदेव। इसमें परम आदिदेव लिखा हुआ है, परंतु इसका राइट नाम क्या है दोस्तों? परमादिदेव। तो मदन वर्मा के बाद कौन शासक बनता है? परमादिदेव राजा बनता है दोस्तों, और इसे ही अंतिम योग चंदेल शासक माना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा यहां से दोस्तों कि चंदेल वंश का अंतिम शासक, योग्य अंतिम शासक कौन था? तो परमादिदेव था। कौन था? परमादिदेव था चंदेल वंश का अंतिम
योग शासक। तो देखते हैं इसके शासनकाल के दोस्तों 16वें वर्ष, अर्थात जब यह शासन कर रहा था तो इसने 16 वर्षों तक निर्बाध रूप से शासन किया, बिना किसी परेशानी के इसने शासन किया। परंतु 1182, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट ईयर है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए और यह वर्ष भी याद करना है। 16वें वर्ष 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया जाता है। बुंदेलखंड जिसका नाम क्या था, जुजोक भुक्ति, किसके नाम पर था, जय शक्ति के नाम पर था। जय शक्ति किस वंश का था, चंदेल वंश का ही था। मैं इसमें लगभग पार्ट 2 या पार्ट 3 में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। पृथ्वीराज चौहान जब आक्रमण करते हैं तो इस युद्ध में जो परमार्दी देव होते हैं, इनके दो वीर सेनापति होते हैं दोस्तों। इनका नाम है आला एवं हुदल। जो लोग बुंदेलखंड से संबंधित हैं या मेरी वीडियो को आप लोग सुन रहे हैं तो सभी लोगों को मालूम ही होगा, जो भी बुंदेलखंड से संबंधित है लगभग 99% लोगों को पता होगा आला हुदल कौन थे और उनका इतिहास क्या है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है आला हुदल, और इसकी रचना जगनिक द्वारा की गई थी दोस्तों। परमिल रासूपुरा इसका नाम था, परंतु आला हुदल इसका एक खंड था, पार्ट था, और वह सबसे अधिक इसमें हिट होता है। तो देखते हैं हम, जो पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करते हैं तो आला हुदल रिटेलिएट करते हैं काफी अच्छे तरीके से। इनके दो सेनापति होते हैं और अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और इतिहास में अमर हो जाते हैं दोस्तों। यह यहां पर शहीद भी हो जाते हैं, परंतु पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत जाते हैं दोस्तों, परंतु आला हुदल अपने नाम को अमर कर जाते हैं और आज भी बुंदेलखंड में इनकी विकास इनकी जो गौरव गाथा है वह गाई जाती है। तो देखते हैं इसके बाद में, परंतु जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध में व्यस्त थे, तो यहां पर एक और पॉइंट निकल कर आता है। युद्ध तो वह जीत जाते हैं, परंतु जैसे ही वह मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में व्यस्त होते हैं, तभी परमार्दी देव, जो हम देख रहे हैं इस वंश का अंतिम और पावरफुल शासक था, परमार्दी देव क्या करता है, अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही वह युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान गौरी के साथ में, परमार्दी देव दोबारा से इसे प्राप्त कर लेता है। अब देखते हैं एक और आक्रमण होता है। हमने देखा 1182 में एक आक्रमण होता है। परमार्दी देव काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर लगातार आक्रमण हुए हैं और इसीलिए यह अंतिम योग्य शासक थे। तो अब देखते हैं एक आक्रमण हुआ 1182 में, 16वें वर्ष। अब होता है 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक का कलिंजर पर आक्रमण। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक सभी को मालूम होगा, कुतुब मीनार वाला यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक किसके साथ आक्रमण करता है। यह नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शमसुद्दीन अल्तमश और साहेब की रानी इसका नाम है, और कलिंजर पर यह आक्रमण करते हैं। तो यह तीनों लोग होते हैं कुतुबुद्दीन के साथ। कौन कौन होता है, शमसुद्दीन अल्तमश और साहेब की रानी, यह कलिंजर पर आक्रमण करते हैं, परंतु परमार्दी देव ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो यहां पर जो परमार्दी देव क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। और यहीं से दोस्तों एक टर्निंग पॉइंट आता है। इसके जो मंत्री होते हैं, आपने देखा था कि पिछली बार हमने देखा था आला हुदल ने कितनी वीरता पूर्वक उन्होंने शहीद होना एक्सेप्ट किया, परंतु उन्होंने हथियार नहीं डाले। और इस कायरतापूर्ण जो हरकत परमार्दी देव द्वारा की जाती है, इसके बदला क्या होता है दोस्तों, इसी के मंत्री इसकी हत्या कर देते हैं और इसके पुत्र को सिंहासन पर बिठा देते हैं। तो आपको यहीं पर देखना है। देखते हैं हम आगे। इसका अर्थपूर्ण व्यवहार से रुष्ट होकर इसके मंत्री ही इसकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद इसका पुत्र को दोस्तों, इसी के मंत्री लोग इसके पुत्र को सिंहासन देते हैं और इसके पुत्र का नाम क्या है दोस्तों, त्रिलोक वर्मन। और यह क्या करता है दोस्तों, अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है दोस्तों, त्रिलोक वर्मन अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करता है। और इसके बाद हम देखेंगे जब, तथा चंदेल वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन था दोस्तों। यहां पर त्रिलोचन वर्मन के बाद केवल एक ज्ञात शासक का नाम मिलता है, उसका नाम क्या है, हम्मीर वर्मन। और यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। मैं बार बार इसको इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में यह बैठ जाए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, हम्मीर वर्मन था दोस्तों। और यह 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी इस वंश को समाप्त कर देता है। तो यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी 13वीं शताब्दी में इस वंश को कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, डेमोलिश कर देता है और यह वंश खत्म हो जाता है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन रहता है दोस्तों, हम्मीर वर्मन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह जो स्पेशली चंदेल वंश की सीरीज थी वह खत्म होती है। और इसके बाद हम जाएंगे कहां पर, परमार वंश को डिस्कस करेंगे। और परमार वंश को डिस्कस करने के बाद हम सीधा एंटर करेंगे मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और इसकी पीडीएफ लेना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।